इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। ये जो क्वेश्चन है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, ये भी नॉलेज के हिसाब से, एमसीक्यू के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल के अलग अलग जो टेक्निक्स हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। क्या क्या टेक्निक्स है इसके, किसके, कंट्रोल के। नो, सबसे पहला जो तुम्हारे सामने टेक्निक आ रहा है वो कौन सा है? बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल आज ही मैं थर्ड सेम को सिखा रहा था। नाउ बजटरी कंट्रोल सबसे पहले क्या होता है कि बजट ये एक फ्रेंच वर्ड है, बुगेट से डिराइव्ड है, जहाँ पे विच मेंट लेदर पर्स, जहाँ पे फ्रेंच के लोग पैसा सेव करते थे, उससे वर्ड आया। ठीक है ना। बजट, मेरे को पेन लगेगा, देखता हूँ पेन की तरह। हाँ, पेन मिल गया मुझे। तो सबसे पहले तो तुमको ये समझना है कि जो बजट है, ठीक है ना, मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टली लिखूंगा तो पता नहीं, पेन से लिख रहा हूँ तो माउस से तो अच्छा है पेन। नाउ बजट एक स्टेटमेंट है क्वांटिटी का या तो रुपीस का। ठीक है, मतलब क्वांटिटी हो सकता है, रुपीस हो सकता है। आज बना रहे भविष्य के लिए, फ्यूचर। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। किस लिए? बेस्ड ऑन अ गिवन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना, सिंपल सी भाषा। नाउ व्हाट इज बजटरी कंट्रोल? बजटरी कंट्रोल इज फर्स्ट बजट बनाओ। जैसे तुमने अगले 3 महीने का कैश बजट बनाया, फिर 3 महीने का एक्चुअल हो गया, फिर तुमने कंपेयर किया ये जो बजट बनाया था, जैसे कि तुमने सोचा था 1,00,000 रुपए का खर्चा होगा, 1,50,000 हो गया। तो बजट और एक्चुअल, तुमने सोचा था बजट में 1,00,000 खर्चा होगा, ठीक है ना, 1,00,000 का खर्चा सो जाता, हो गया 1,50,000 रुपया। तुरंत डिविएशन आ गया, तो तुमने जो डिपार्टमेंट से ज्यादा खर्चा हुआ उनको बुलाया, बोला कि क्यों ज्यादा खर्चा हुआ, कारण बताओ। तो वो लोग तुमको कारण बताएंगे एंड देन यू विल टेक करेक्टिव एक्शन। तो समझ में आया? ये जो है बजटरी कंट्रोल। सो बजटरी कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है जहां पे विच ऑल एक्टिविटीज, सारे एक्टिविटीज का बजट को मास्टर बजट बोलते हैं। जब परफॉर्म किया जाता है, सी इट्स लाइक दिस, तुम यहां से मुंबई जाना चाहते हो, तुम सोचते हो 1,000 रुपए का पेट्रोल लगेगा, ये तुम्हारा बजट है। तुम जाना शुरू करते हो और जब एक्चुअल होता है तो पता चलता है 1,200 रुपए का पेट्रोल लग गया। सो बजट बनाया था 1,000 का, जैसे गोवा ट्रिप में तुम बजट बनाओगे, एक्चुअल हुआ 1,200 रुपए का, बजट था 1,000, डिविएशन नेगेटिव है क्योंकि 200 रुपए ज्यादा खर्चा किया। तुम चेक करोगे तो पता चलेगा कल्याण साइड बहुत ट्रैफिक था, वहां पे ज्यादा देर गाड़ी रुकी, फर्स्ट गियर में काफी चलाना पड़ा, तो इसकी वजह से माइलेज कम मिला तो पेट्रोल ज्यादा लगा। सो दैट तुम करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में पहले बजट बनाते हैं। बजट क्या होता है? क्वांटिटी या रुपीज में होता है, भविष्य के लिए बनाया जाता है बेस्ड ऑन अ गिवन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? कैश बजट, अगले 3 महीने में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, वो कैश बजट हुआ। प्रोडक्शन बजट, कितना अगले 1 हफ्ते में कितने यूनिट्स बनाने हैं, कितना रुपया खर्चा आएगा, और फिर एक्चुअल होगा बाद में, है ना। सो बजटरी कंट्रोल में पहले बजट बनाओ, फिर एक्चुअल होने दो, और फिर बजट और एक्चुअल को कंपेयर करो। ये वाली बात है। तुम सोचते हो 80% लाओगे और आ गया 82%, तुम बोलोगे बढ़िया, पॉजिटिव आया। लेकिन आ गया 75%, तो तुम बोलोगे 5% कम आया, कारण ढूंढे। एक ही कारण है, पढ़ाई कम किया था। ठीक है ना।
ये आगे वाला है, पीछे वाला ने कोऑपरेट नहीं किया, ये भी तुम बोल सकते हो। ये तुम्हारा बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन कंट्रोल। ना प्रोडक्शन कंट्रोल, अब प्रोडक्शन में क्या होता है, तुम प्रोडक्शन को प्लान करोगे, मटेरियल किस रूट से जाएगा, कब क्या बनाना है, डिस्पैच करोगे, बनने के बाद फॉलो अप होगा, बहुत सारे फंक्शंस है प्रोडक्शन, जिसको प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल बोलते हैं। सी सीधा लॉजिक है, तुम प्रोडक्शन करोगे तो तुमको मशीन्स लगेगा, तुमको लेबर लगेगा, तुमको रॉ मटेरियल लगेगा, तुमको क्वांटिटी बनाना है, तुमको क्वालिटी बनाना है, तुमको टाइम में बनाना है, तुमको जगह में बनाना है। तो प्रोडक्शन कंट्रोल ये सब चीज़ों का सीक्वेंस देखता है, जिसमें प्रोडक्शन प्लानिंग किया जाता है, फिर कौन से मशीन के थ्रू प्रोडक्ट रूट होगा, शेड्यूलिंग मतलब कौन से टाइम को शुरू होगा, डिस्पैचिंग प्रोडक्शन में काम शुरू होगा, बनने के बाद फॉलो अप चेकिंग ये सब होगा। So production control basically is about you planning for the production and then controlling the process or activities of production, जिससे you can compare the quantity, quality, time और place। ये पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जवाबदारी है, जिसको टेक्निकल भाषा में पीपीसी बोलते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है ना। नाउ इन्वेंट्री कंट्रोल, जैसे मैंने बताया था, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का पार्ट है, देखा जाए तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का पार्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो तुम्हारा रहेगा वो रहेगा स्टोर्स, ठीक है ना। स्टोर्स जहां पे रॉ मटेरियल स्टोर होगा। अब स्टोर्स मैंने तुमको ऑलरेडी बताया है पिछले वीडियोस में कि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए तो वो स्टोर्स डिपार्टमेंट को मटेरियल रिक्विजिशन भेजेगा। मटेरियल स्टोर्स उस मटेरियल रिक्विजिशन के बेसिस पे रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा प्रोडक्शन को। फिर स्टोर्स का यदि मटेरियल कम हो गया तो वो परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्विजिशन देगा। परचेज डिपार्टमेंट गुड्स खरीदेगा, गुड्स फैक्ट्री के गेट में आएगा, रिसीविंग डिपार्टमेंट रिसीव करेगा, वहां से जाएगा स्टोर्स में। तो ये चक्र चलते रहेगा, ये रिपीटेड है, ठीक है ना। सो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, तुम क्या क्या खरीदते हो, तुम रॉ मटेरियल खरीदते हो, तुम स्पेयर पार्ट्स खरीदते हो, ठीक है ना। और फिर तुम अल्टीमेटली कहाँ सप्लाई करते हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और फिर इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज यदि तुम्हारा एक महीने में 1000 कार बनते, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन तुमने 5000 कार का स्टॉक रखा, जैसे इंजन रखा। डोंट यू थिंक सो, स्टॉक ज्यादा रखने में प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम्स क्या क्या शुरू, मतलब स्टॉक तो कितना भी तुम रख सकते हैं, बट उसका कंपनी को घाटा कहाँ होगा। एक तो कंपनी को स्टॉक खरीदने का पैसा लगेगा, जिसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना। स्टॉक बहुत ज्यादा रखा तो प्रॉब्लम ये आएगा कि वर्किंग कैपिटल पैसा अटकेगा फिनेंस डिपार्टमेंट का। फिर स्टॉक जैसे पुराना होते जाता है वैसे खराब होते जाता है। जैसे जैसे इडली सांबर का जो मसाला आता है, एवरेस्ट का सांबर मसाला जिसको बोलते हैं, तुम बड़ा पैकेट लोगे 1 किलो का, वक्त के साथ साथ बोलते हैं ना उसका खुशबू और एनर्जी ताकत कम हो जाता है। उसके बजाय सिंपल सा है, 100-200 ग्राम यूज करो, खत्म करो, वापस से खरीदो, फ्रेश बनाया हुआ होगा तो उतना टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो बेटर कुछ चीजें मसाले छोटे छोटे क्वांटिटी में लेना ज्यादा अच्छा, एक साथ लिया तो वक्त के साथ साथ उसका मसाले का जो फ्लेवर है कम हो जाता है। तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एक ऐसा प्रकार का सिस्टम है जिसमें तुम बोलते ना हर रोज हर हफ्ते इन्वेंटरी चेक करते रहते हो, और परपेचुअल तो फॉरएवर चेकिंग तुम्हारा चालू रहता है। इसमें अलग अलग टेक्निक्स है, जिसमें एक एबीसी एनालिसिस है जो मटेरियल को 3 भाग में बांटता है। सबसे महंगा वाला ए इंजन, बी जैसे बॉडी चैसी जिसको बोलेंगे, सी नट्स बोल्ट्स ऐसा। तो ए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजन तो जितना जरूरत हो उतना ही रखो उस हिसाब से, ताकि पैसा लिमिटेड लगे। फिर ईओक्यू है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब जैसे एक ट्रक में 5000 किलो आ सकता है, तो तुम 2000 किलो ऑर्डर करके फायदा नहीं, क्योंकि ट्रक वाला तो 5000 के हिसाब से बिलिंग करेगा। तो ईओक्यू एक ऐसा टेक्निक है जिसमें जितना क्वांटिटी तुम ऑर्डर करोगे, ना कम ना ज्यादा, वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चीपर रेट में तुमको मिलेगा, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे तुमने 7000 ऑर्डर किया क्वांटिटी, तो तुमको 2 ट्रक लगेंगे, एक 5000 का एक 2000 का। उससे अच्छा 5000 किलो मंगाओ, पूरा ट्रक का भाड़ा भी वसूल, तुम्हारा एक पूरा सामान भी आ गया।
तो उसके भी कैलकुलेशंस है, एबीसी एनालिसिस, ईओक्यू है, बहुत सारे टेक्निक्स है इसमें. वी डिड नॉट गो इनटू ऑल दोस टेक्निक्स. नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल. अक्सर बच्चे कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना. कॉस्ट रिडक्शन ना, कहाँ गया पेन, हाँ ये रहा. नाउ कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में फर्क बताता हूँ. अभी लेट अस टेक वन एग्जांपल, इंडिगो एयरलाइंस का रिडक्शन. मैंने एग्जांपल शायद दूसरे बैच में दिया, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूँ. अभी इंडिगो एयरलाइंस का क्या हो रहा था प्रॉब्लम, कि कोविड के बाद फ्लाइट में पैसेंजर्स कम थे. अब तुमने एक बार फ्लाइट रखा सपोजिटली शाम को 5 बजे का, और सपोजिटली 150 लोग बैठ सकते हैं एरोप्लेन में, और सिर्फ 50 लोग बैठे, तुम थोड़ी फ्लाइट कैंसिल करोगे. इनफैक्ट एक भी आदमी रहा ना तो फ्लाइट कैंसिल नहीं करते हैं. एक तो पेनल्टी लगाएगा जो एरोप्लेन का हेड है इंडिया में, डीजीसीए, ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन. तुम फ्लाइट कैंसिल नहीं कर सकते अनलेस ऐसा सिचुएशन बन रहा है, पायलट बीमार है, कोई नहीं है, वेदर कंडीशन, वो सब रीजन में ठीक है, वरना तुमको फ्लाइट उड़ाना ही होगा प्लेन को. अब उनका उनका खर्चा बहुत ज्यादा हो गया था, और उनसे कॉस्ट कंट्रोल भी नहीं आ रहा था. ऐसा क्योंकि एरोप्लेन लाइन ऐसा है, उसमें कैश बर्निंग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एरोप्लेन बहुत 20 लीटर में 1 किलोमीटर चलता है प्लेन. तो सोचो कितना लीटर लगता होगा एक फ्लाइट में. लाखों रुपए का खर्चा, लाखों रुपए का तो सेल टर्नओवर भी करते हैं. तो इन्होंने कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एक्चुअली देखा जाए तो कैसे किया था. उन्होंने क्या बोला था, जो एक एरोप्लेन में सबसे बड़ा खर्चा होता है एविएशन फ्यूल, जो 35 to 40% रहता है. फिर नेक्स्ट इज पायलट, तुम्हारा कैप्टन जिसको बोलते हैं, और उसके लेफ्ट कॉकपिट है जहाँ पे कैप्टन रहता है, वो हमेशा लेफ्ट साइड, जैसे गाड़ी में स्टेयरिंग अपना राइट हैंड साइड है ना, वहाँ पे वो लेफ्ट हैंड साइड में बैठता है, और राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफिसर. कैप्टन ज्यादा अनुभवी और ज्यादा 6 लाख रुपए महीने का पेमेंट रहता है. फर्स्ट ऑफिसर राइट साइड में जो जो नया है, जिसने अभी तक कैप्टन का मिला नहीं, इतने फ्लाइट्स और उतने आवर्स के बाद ही मिलता है. तो और फिर स्टाफ का जो पगार ये काफी बड़ा रहता है. तो उन्होंने एम्प्लॉय को बोला कि तुम, बिकॉज फ्लाइट्स ज्यादा नहीं है, एक महीने में 3 दिन तुम छुट्टी जबरदस्ती लो, हम तुमको 3 दिन का ऑफ दे रहे हैं, लेकिन वो पेड हॉलीडे नहीं होंगे, अनपेड होंगे, ठीक है ना. तो एम्प्लॉयज ने भी मान लिया, क्योंकि कंपनी सब लॉस में जा रहे थे, पैसेंजर्स आ नहीं रहे थे, खर्चा रुक नहीं रहा था, तो सब ने मान लिया. आखिर अभी पिछले महीने नवंबर में, अक्टूबर से 25 तक के ज्यादा पैसेंजर्स उड़े हैं प्लेन में, ट्रैवल किए हैं, उड़े मतलब ट्रैवल किए हैं. तो अभी इंडिगो ने नया नोटिफिकेशन जारी किया कि 3 दिन का छुट्टी कैंसल्ड, अभी तुमको पूरा महीना काम करना है और पूरे महीने का पे मिलेगा. सो कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है कि अब वो वाली बात है, कुछ चीजें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे रेंट, तुम्हारा महीने का रेंट है 10,000, तुम काम करो मत करो रेंट तो देना ही देना है. सैलरी बहुत मुश्किल से लोग मानते हैं काम करने का, लेकिन वो भी तुम्हारा बजट है ही, देना ही है. मशीनरी का डिप्रिसिएशन भी तुम रोक नहीं सकते, इंश्योरेंस तुम रोक नहीं सकते. तुम कहाँ कंट्रोल कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ले लो, ठीक है ना. जहाँ कॉस्ट कंट्रोल क्या करता है, तुम्हारा मंथली कॉस्ट 1 लाख रुपीज है ना, तो कॉस्ट कंट्रोल बोलता है कि 1 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए. 1 लाख तक खर्चा, अब जैसे मैंने बताया कि रेंट अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो तुमको लगना ही लगना है. हाँ, तुम रॉ मटेरियल कम ज्यादा कर सकते हो, क्वालिटी कम ज्यादा कर सकते हो, उसमें तुम थोड़ा सा कर सकते हो, बाकी जगह पे नहीं. सो कॉस्ट कंट्रोल क्या करता है, जो तुम्हारा प्रोडक्शन में जो खर्चा होता है, जो प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में, मार्केटिंग में, ठीक है, डिलीवरी के टाइम सेल्समैन हो, डिलीवरी वैन का हो, ड्राइवर, मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी वैन, क्लीनर, ये सब सबके खर्चे. तो कॉस्ट कंट्रोल सिर्फ क्या करता है कि जितना कॉस्ट पे कंपनी चल रहा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. कम हुआ तो अच्छी बात है, बट वो लिमिट क्रॉस होना नहीं चाहिए. वो लिमिट क्रॉस हुआ तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा और शेयर होल्डर को नुकसान होगा, है ना. सो जॉब ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इज टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन. तुम्हारा जो कंपनी चलाने का खर्चा है, वो जितना तुमने सोचा है उतना ही रहेगा, उससे बढ़ेगा नहीं. और कम करना चाहते हो, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन. उसके अलग अलग टेक्निक्स है, लेकिन वो ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है. अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग,
नॉर्मली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 3 जगह पे यूज होता है। मटेरियल, थोड़ा सा हैंडराइटिंग अलग आ रहा है, माउस के थ्रू लिख रहा हूँ, मटेरियल, लेबर शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा अभी, और ओवरहेड्स, ओवीएच। ये 3 जगह पे मेन होता है, सेल्स में भी, लेकिन ये 3 जगह है। अब तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोजिटली तुम्हारा फैक्ट्री में शेंगदाना, ग्राउंडनट ऑयल जिसको बोलते हैं, वो बनाते हैं। मशीन में जब ग्राउंडनट ऑयल 1000 किलो डालेंगे तो करीबन 500-600 किलो तेल निकलेगा। 400-500 कम होना ही है वजन शेंगदाने का। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? जब प्रोडक्ट, अब तुम बोलोगे बजट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है? बजट में बहुत वास्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा लिमिटेड है। जैसे मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना बोलते हैं ना, शेंगदाना लगेगा, पैकिंग के लिए कितना मटेरियल लगेगा, सो मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्ट, उस पर ये बनाया जाता है। तो जैसे तुमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड बनाया कि अब जैसे भेलपुरी है, तुमको एक कस्टमर है, भेलपुरी बनाना है, तुमको पता है 50 ग्राम कुरमुरे, ठीक है ना, 10 ग्राम्स ऑफ प्याज ले लो, और 10 ग्राम्स ऑफ टमाटर, ये तुमने स्टैंडर्ड बना दिया। अब जब एक्चुअल बना तो पता चला 60 ग्राम्स ये लगा, प्याज 2 ग्राम या 5 ग्राम्स लगा, टमाटर 15 ग्राम्स, तुरंत डिविएशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो तुरंत तुम ट्रैक कर सकते हो कि मटेरियल के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया था और जो एक्चुअल हुआ फर्क, इधर भी डिविएशन है, लेकिन थोड़े बारीक लेवल पे है। अब जैसे लेबर का, लेबर ने कितना आउटपुट लाना, कितने घंटे काम करना चाहिए था, कितना पगार देना चाहिए था, ये तुम पहले से स्टैंडर्ड तय कर लेते हो। 8 लेबर मिलके 10 घंटा काम करेंगे तो ये आउटपुट आएगा, ये पगार दिया जाएगा। लेकिन होता है उल्टा, 8 लेबर के बजाय 10 लेबर 8 घंटा काम करेंगे, जो फर्क आ रहा है लेबर का पगार में, 5 नंबर ऑफ लेबर में, आउटपुट में, ये सब मेजर किया जाता है और करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबसे पहले क्या सेट करता है? स्टैंडर्ड। किसका स्टैंडर्ड? मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स, हालांकि सेल्स का भी है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम 3 ही समझो, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। अब जब स्टैंडर्ड सेट किया जाता है तो एक्चुअल काम शुरू होगा। जैसे कि तुमने एक बल्ब बनाया, सो स्टैंडर्ड कितना उसमें बोलते ना फिलमेंट या वो लगना था, कितना कांच, कितना दूसरा चीज है, और फिर एक्चुअल कितना लगा, तुम दोनों को कंपेयर कर रहे हो और फिर पता लगा रहे हो कि ओवरऑल कॉस्ट कितना लगा, कितना सोचा था स्टैंडर्ड कितना था और एक्चुअल कितना हुआ, ओवरऑल कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल सोचा था, कितना हुआ मिक्स। अब जैसे भेलपुरी में तुमको मिक्स करना पड़ता है कि 100 ग्राम कुरमुरे, 10 ग्राम टमाटर, 5 ग्राम प्याज, ये मिक्स स्टैंडर्ड है, इससे क्वालिटी आता है। लेकिन मिक्स थोड़ा अलग हुआ तो मिक्स का भी प्रॉब्लम आया, क्वांटिटी का भी प्रॉब्लम आया, कॉस्ट का भी प्रॉब्लम आया, डिविएशन। तो तुम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू कोशिश करते हो कि जो तुमने स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया मटेरियल या लेबर या ओवरहेड्स के लिए, एक्चुअल उतना ही हो। और एक्चुअल में फर्क तो आना ही है ना, क्योंकि जब तुम सोचते हो भेलपुरी बनाना तो उसमें कम ज्यादा होगा, वातावरण ठंडा है तो थोड़ा मुरमुरे कभी तुमने ज्यादा डाल दिया, कभी कम डाला, ऐसा होने का चांस रहता ही है। तो हर बार स्टैंडर्ड और एक्चुअल कंपेयर करके डिविएशन का पता लगाया जाता है और करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, ठीक है। दैट इज स्टैंडर्ड। सो बजटरी बड़े पैमाने पे होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स पे होता है, बहुत बहुत काम का चैप्टर है ये। नेक्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल। नाउ जो क्वालिटी कंट्रोल है, क्या होता है, तुम लिवाइस का जीन्स ले लो, ठीक है, या तुम लग्जरी चीजों का ले लो, जैसे कपड़ों में आदमी लोगों का शर्ट ले लो, लुई फिलिपी, या पर्स का है ना गुच्ची, या पेपे जीन्स ले लो, ये सब क्वालिटी के नाम पर इनका चलता है। तुमने शर्ट खरीदा, एक भी थ्रेड इधर उधर हुआ तो वो लोग, कंपनी क्या करती है, उसको सेकंड में बेच देती है। सेकंड मतलब नॉट अ सेकंड हैंड, बट डिफेक्टिव के नाम पर, ऐसा, तो सस्ते में बेचती है, लोग खरीद भी लेते हैं। एक धागे से क्या होता है, कंपनी नहीं स्वीकारती। तो क्वालिटी कंट्रोल आज के तारीख में, एक तो बोलते ना फूड, ये सब जगह
मैं तुमको चलो आज का लाइव केस बता दूं, बहुत मजा आएगा तुमको जानने का। अह, ये जो केस आज का मैं जो तुमको बता रहा हूँ, ये आज का ही न्यूज़ है। और इसका अपन डिटेल्ड डिस्कशन अभी करने वाले हैं। ये जो डिटेल्ड डिस्कशन है, ये मिनरल वाटर पे है। अभी मिनरल वाटर पे बहुत सारे कंपनी है, डू यू एग्री? बहुत सारे कंपनीज है इंडिया में। तुम्हारा वर्ल्ड में जो प्लेयर्स है, नेस्ले है, कोका कोला है, पेप्सी है, एक हैंगजो ग्रुप है, वहाहा ग्रुप है। नाउ अभी एक नया कायदा आया है कि 1 जनवरी 2021 2021 में जो भी बनेगा, जो भी बिस्लरी मतलब मिनरल वाटर जो भी बनाएगा, उसमें आई थिंक 20 mg पोटेशियम और 10 mg आई थिंक कैल्शियम होना चाहिए या मैग्नीशियम। ये कायदा आ गया है। अब ये कायदा आने की वजह से क्या होगा कि हर एक कंपनी जो बनाती थी, क्या बोलते हैं, तुम्हारा मिनरल वाटर, नाउ उनको मन मर्जी के हिसाब से नहीं, उनको कायदे से बनाना पड़ेगा। अभी तक जो कायदे हैं क्वालिटी कंट्रोल के, उसमें चलता था। जो इंडिया में, तुमको विश्वास नहीं होगा, 30 बिलियन लीटर का मार्केट है। 30 बिलियन मतलब तुम सोचो, 1 बिलियन ही 100 करोड़, मतलब 3,000 करोड़ लीटर का ये मार्केट है। नॉर्मली जो मिनरल वाटर है वो 250 ml के बॉटल, छोटा सा 500 ml, आधा लीटर, 1 लीटर और 2 लीटर। ऑफ कोर्स 15-20 लीटर के बड़े जार्स भी आते हैं, बैरल्स या पाउच जिसको बोलते हैं। लेकिन पूरे इंडिया में जितना मिनरल वाटर है, उसमें सबसे ज्यादा शेयर 42% का 1 लीटर का बॉटल, जो करीबन 20 रुपए का आता है, उसमें है। और भारत का जो मार्केट है वो 40,000 करोड़ का मार्केट है। और वर्ल्ड का मार्केट जो है वो करीबन 25 लाख करोड़ का है। देखा जाए तो अपना अपन जितना पानी बनाते हैं और कंज्यूम करते हैं, वर्ल्ड का 12 to 15% इंडिया, और बाकी 15-20 तक का चाइना, बाकी करते होंगे बाकी लोग। तुम जब भी मिनरल वाटर पियोगे, तुमको हर जगह का टेस्ट अलग आएगा, ठीक है ना? तो जो कंपनी है बिस्लेरी या कोका कोला, ये लोग क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन कर, अभी इनको क्या करना पड़ेगा पता है? जब भी ये लोग बिस्लेरी बनाने जाएंगे, इनके लिए कायदा लागू हो जाएगा। इनको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हर बार उतना पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एडेड मिनरल्स जो है ना, कुछ कंपनी एडवर्टाइज करती थी विद एडेड मिनरल्स। लेकिन अभी ये क्या होता है, जब पानी का फिल्ट्रेशन होता है, जो मिनरल वाटर बनाते हैं, तो ये लोग पानी को फिल्टर करते हैं, अलग अलग फिल्टरिंग प्रोसेस होता है। फिल्टरिंग प्रोसेस में बहुत सारा मिनरल्स चला जाता है। जब पानी को प्यूरिफाई करने जाते हैं ना, तो बहुत सारा प्योरिटी चला जाता है। तो अभी नया कायदा आ गया, तो कंपनी को उस हिसाब से क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा एज पर द लॉ। अब तुम क्वालिटी कंट्रोल तुम्हारे हिसाब से भी कर सकते हैं कि चलो हम इतना बनाएंगे एज पर आर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी। लेकिन बेसिक क्वालिटी लेवल ये है, अभी कंपनी कैन बी ISO 9000 कंप्लायंट, जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है। और बेसिक क्वालिटी किसको बोलते हैं? कि जो कंज्यूमर चाहता है वो रिक्वायरमेंट लेवल तुम बना रहे हो, ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो। तो अगेन तुम क्वालिटी में मेजरमेंट, वेट, सैंपल्स, अभी तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगेन मैं तुमको चैसी का एग्जांपल देता हूँ। वो जो कंपनी में मैं गया था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए, वो लोग दिन में 25, 50, 100 चैसी बनाते थे, ठीक है? लेकिन हर एक चैसी तुम चेक नहीं कर सकते पूरे तरीके से, बहुत कठिन है। अब दिन में सपोजिटली 25 चैसी उन्होंने बनाया। तो क्वालिटी चेक वाला क्या करता था, क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोई भी एक चैसी रैंडमली, कभी बताएगा नहीं कौन सा,
कोई भी एक चैसी चुनेगा, उसको अलग रूम में लेके जाएंगे चैसी को, और चैसी का वेट से लेकर पूरा डायमेंशंस चेक होगा, पूरा 100%। यदि वो चैसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो प्रेज्यूम किया जाएगा कि बाकी चैसी भी उस क्वालिटी के हैं जिस क्वालिटी में एक्सपेक्टेड है उनका बनना। हर रोज एक एक सैंपल निकाला जाएगा। यदि कोई सैंपल में प्रॉब्लम निकला, तो बाकी सारे के सारे 24-25 चैसी को थरो चेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है। मतलब कंपनी इस प्रॉब्लम से बचने के लिए गलती ना करे, वही अच्छा रहता है कंपनी के लिए, क्योंकि कहीं पे भी चैसी में प्रॉब्लम मिला, इसका मतलब बाकी में भी प्रॉब्लम होगा। अब वो चैसी आगे जाता था महिंद्रा को, इसका मतलब महिंद्रा बॉम्ब मारेगा तुम्हारे नाम पे कि भाई ये क्या भेजा वापस। बॉम्ब नहीं मारेगा, हिसाब किताब बहुत क्लियर है, क्वालिटी में नहीं है, रिजेक्ट, वापस लो। और वापस लो मतलब तुम्हारा लाखों करोड़ों का लॉस, तुमको पूरा वापस बनाना पड़ेगा। तुम्हारा लॉस कंपनी बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि लाखों करोड़ों का लॉस सस्ता नहीं आता है चैसी। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का क्वालिटी भी तो क्लियर करना पड़ेगा, तो हर रोज ऐसा क्वालिटी चेक कर देते हैं। क्वालिटी चेक अगेन, जैसे मोबाइल पहले गिरता था कैसे कांच टूटता था, अभी जो आईफोन 12 जो बनाया है उन्होंने, आई थिंक ग्लास मार्बल जो ग्लास लोग नाम देते हैं, वो इतना स्ट्रांग है पिछले आईफोन से कि तुम उसको जोर से पटकोगे ना तो भी उसका कांच टूटेगा नहीं। इतने सालों से उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। और आईफोन का रिपेयर सस्ता नहीं, एक सादा सॉफ्टवेयर अपडेट विल दे विल चार्ज यू 2000 रुपीज। और उसको इस प्रकार से आजकल आईफोन बनाया है ना, कि तुमने बैटरी भी चेंज किया आईफोन 12 का तो उसका परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा, कैमरा ठीक से काम नहीं करेगा। तुमने उसका कैमरा अंदर के अंदर किसी आईफोन दूसरे 12 का लगा दिया तो भी ये कैमरा ठीक से काम नहीं करेगा। वो तुरंत बोलेगा कि कॉन्टैक्ट फैक्ट्री अपडेट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, मतलब उसके नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे आईफोन के। तुम आईफोन का पार्ट दूसरे आईफोन 12 के साथ बदल भी नहीं सकते, इस प्रकार से उन्होंने मशीन को इंटीग्रेशन किया हुआ। तो उनका क्वालिटी एक नंबर का उन्होंने कर दिया है। फोन गिरेगा में तो भी कुछ नहीं होगा, नया आईफोन जो 12 की बात कर रहा हूँ मैं। करेक्ट। नाउ आगे बढ़ते, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस हर एक कंपनी करती है, ये अगेन थर्ड सेम में एक चैप्टर है जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। वो पिछले हफ्ते ही खत्म हुआ। मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। सपोजिटली तुमने एमबीए में 5 लाख रुपया खर्चा किया, ठीक है, नहीं ऐसा सोचो 10 लाख खर्चा किए, 10 लाख। और ऐसा सोचो फॉर द टाइमिंग तुमको जॉब मिला 2 लाख रुपए का, साल की बात कर रहा हूँ। नाउ टेल मी कितना समय लगेगा तुमको 10 लाख रिकवर करने, 5 साल ना, जिसको पे बैक पीरियड बोलते हैं। सो ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है, मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ जो मुझे सडनली ख्याल में आ गया, पब्लिशर का। नाउ जो भी पब्लिशर होते हैं वो बुक्स पब्लिश करते हैं, बराबर है। अब निराली पब्लिकेशन में मेरे 7 बुक्स जो थे निराली के अंदर, प्रगति पब्लिकेशंस के अंदर, तो मेरा डिस्कशन एक बार उनसे हो रहा था, तो वो लोग ने बोला कि वो लोग 5,000 कॉपीज निकालते हैं एक टाइम में, और जब तक 3,000 कॉपीज बेचे नहीं, तब 3,000 कॉपीज बेचना मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। 100 रुपए की किताब है, 3,000 कॉपीज मतलब ऐसा सोचो, 3 लाख रुपए का जब तक वो बेचे नहीं, मतलब उनका 5,000 कॉपीज बनाने का खर्चा 3 लाख आता है। तो 3,000 कॉपीज 100 रुपए के, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 रुपया, 100 रुपए के हिसाब से बेचेंगे, तब जाकर उनका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, मतलब 3,001 से उनका प्रॉफिट शुरू होगा। तो उनको कम से कम, अच्छा ज्यादा बिक नहीं रहे तो वो लोग 1,000 कॉपी नहीं बना सकते, परवड़ता नहीं उनको, क्योंकि आदमी को तो पगार पूरे दिन का देना पड़ता है, कागज भी वैसे। तो वो लोग 5,000 प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कम से कम 3,000 का बेचेंगे, तब जाकर उनका नफा होने का चांस रहता है। आया समझ में। सो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, तुमको जो वस्तु बनाने का जो कॉस्ट आया वो रिकवर हो गया। पब्लिशिंग में तुमने 5,000 कॉपीज बनाए, टोटल सेलिंग प्राइस 100 रुपए के हिसाब से 5 लाख तुमको मिलना चाहिए, लेकिन उसमें ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, 3 लाख। 3 लाख का जैसे तुमने बेचा तो तुम्हारा खर्चा तुमको वसूल हो गया, ऊपर का 2 लाख तुम्हारा नफा।
तो ब्रेक इवन सेल्स इज अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 3000 बुक बेचे, आज तुम खुश हो, तुम्हारा खर्चा वसूल हो गया। यदि तुमने 2500 बेचे तो 500 का अभी भी लॉस चल रहा है, मतलब 2.25 लाख रुपए का बेचा, अभी भी 25,000 रिकवर नहीं हुआ है। और तुमने 4000 बेचा तो तुम खुश हो जाओगे, क्योंकि 3 लाख के ऊपर तुमने 4 लाख का बेचा, तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट 3 लाख था, तुमने 1 लाख का ऊपर कमाया। सो ब्रेक इवन पॉइंट हर कोई कंप्यूट करता है, हर कोई जानना चाहता। अब वो वाली बात होगी, तुम एग्जाम के 3 घंटे में बैठ लिख रहे हो पेपर, 1.5 घंटा हो गया, अब तुमको गारंटी हो गया तुम पास हो जाओगे। अब तुम मार्क्स कमाने के लिए लिखते हो, पहला तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रहता है 40 मार्क पासिंग मिल जावे, या तुम एक्सटर्नल दे रहे हो तो 32 मार्क मिल जावे। आया समझ में? अभी तो 70 मार्क का पेपर हो गया तो 28 मार्क मिल जावे, है ना। मैनेजमेंट ऑडिट बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैनेजमेंट ऑडिट अभी क्या होता है, मैनेजमेंट का अपना गोल रहता है, डू यू एग्री? कंपनी का एक गोल रहता है, उस गोल के लिए मैनेजमेंट स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, अचीवमेंट करने के लिए। जैसे कि जो कंपनी का गोल है होंडा का 50 लाख कार बेचना, तो उन्होंने मैनेजमेंट का स्टेप्स लिया कि चलो फ्री इंश्योरेंस देंगे ताकि सेल बढ़े, बिकॉज कोविड की वजह से सेल कम हो रहा है, तो चलो फ्री इंश्योरेंस देंगे। अकाउंट्स वालों ने भी क्लियर दे दिया, इतना एडवर्टीजमेंट करेंगे। 350 सीसी में बुलेट का दबदबा था, 98% मार्केट शेयर था, तो उन लोगों ने हाइनेस करके लॉन्च किया कम्पीट करने के लिए। तो ये सब मैनेजमेंट ने स्टेप्स लिए, बराबर है, गोल को अचीव करने के लिए। अब मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, एक तो कंपनी का गोल और मैनेजमेंट के स्टेप्स। सो 6 महीना 1 साल बीत जाता है, तो मैनेजमेंट ऑडिट चेक करता है कि जो गोल्स मैनेजमेंट ने सेट किए थे और जो एक्शंस और स्टेप्स लिया था गवर्नमेंट ने, और उसका नतीजा जो निकला उसका चेकिंग होता है, ताकि पता चले मैनेजमेंट गोल के हिसाब से जो स्टेप्स ले रहा है, क्या वो स्टेप इज लीडिंग टू द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और कंपनी पर खर्चा का बोझा बढ़ रहा है और गोल की तरफ नहीं बढ़ रहे, और क्या कमियां मैनेजमेंट से हो रही है जिसके वजह से कंपनी को घाटा हो रहा है। जैसे कि HDFC बैंक में कल परसों का ही न्यूज, उनके यहाँ पे, या SBI का आज का न्यूज क्या होता है, HDFC के अपने ऐप है, बराबर है, उनके अपने टर्मिनल्स है जहां पे तुम कार्ड स्वाइप करो, उनका इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम आया, तो कोई भी पेमेंट जा नहीं रहा था, आ नहीं रहा था, करीबन 12 घंटे प्रॉब्लम चला। RBI नाराज हो गया, RBI ने बोला अभी तुम कोई भी नया कार्ड मत दो कुछ समय के लिए और डिजिटल इंप्रूवमेंट लाओ। HDFC ने बोला ठीक है। आज पता चला SBI का योनो करके ऐप है ना, आज उनका आउटेज मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, वो लोग 8-10 घंटे के लिए बंद हो गए। अब ये टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम्स होते रहता है, लेकिन तुरंत समझ में आता है कि इन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी यदि नहीं रहा तो ऑल्टरनेटिव क्या सेटिंग किया है, तो भी पता चलेगा। हाँ, उन्होंने कुछ तो वहां पे इम्प्रूवमेंट नहीं लाया, तो अभी लाएंगे। तो मैनेजमेंट ऑडिट से मैनेजमेंट के कमियां जो है, तुम हकाल नहीं रहे उनको, बट मैनेजमेंट से क्या कमियां हो रहा है, या जो उन्होंने स्टेप्स लिए और जो नतीजा आया और जो नतीजा आना था उसका कंपैरिजन किया जाता है। आया समझ में? दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑडिट। नेक्स्ट इज SQC। नाउ अगेन ये जो SQC है, ये देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स का स्टेप्स है, इसको फुल फॉर्म में स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है ना। सो अभी अपन इसकी चर्चा करेंगे SQC की। नाउ सबसे पहले जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। किस चीज के लिए यूज करते हैं, कि मेजर करना है, मॉनिटर करना है, मेंटेन करना है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। वक्त के साथ साथ जो प्रोसेसेस बनते जाते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, SQC इंश्योर करता है कि जो प्रोसीजर मैन्युफैक्चरिंग का होता है, वो जो स्पेसिफिकेशन, अब तुम चाहते हो कि
10 मिलीलीटर का प्रोडक्ट बने, ठीक है ना, और एक्चुअल में कितना बना, तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो स्पेसिफिकेशन बेस्ड आउटपुट चाहिए वो बन रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए तुम एसक्यूसी टर्मिनोलॉजी का यूज कर सकते हो। सो व्हाट इज एसक्यूसी? इट इज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है, इन मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग, मॉनिटर करते हो और मेंटेन करते हो किस चीज का, क्वालिटी किस चीज का, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। उसमें सैम्पलिंग करके एक मेथड है जहां पे डिसीजन लिया जाता है कि क्वालिटी, जैसे मैंने तुमको बताया कि आ, ये लोग जो चैसी बनाते थे उसमें से एक सैंपल लेते थे, उसको थरो चेक करते थे, जिससे क्या क्या वो चैसी जो उन लोगों ने कंप्लीट चेकिंग के लिए लिया, क्या वो एब्सोल्यूट डायमेंशन स्पेसिफिकेशन बेस्ड है, जिस डायमेंशन पे उसको बनाने योग्य बनाया है, तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज एसक्यूसी, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है पोर्ट जो है। मैं जब एमबीए कर रहा था तो ये मेरे टाइम में जो है ना पर्ट, इसके ड्राइंग भी काफी है, इंजीनियर ये पूरा बोलते ना इंजीनियरिंग कंसेप्ट है पर्ट। अब तुम बोलोगे पर्ट है क्या? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जो है ये प्रोडक्शन या प्रोग्राम बोल सकते हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है। इसमें नेटवर्क एनालिसिस यूज किया जाता है। बेसिकली बोलते ना कि हर एक प्रोजेक्ट है, सपोजिटली तुमने एक एयरपोर्ट का काम लिया, ठीक है, एक प्रोजेक्ट में तुम चाहोगे कि टाइम कम से कम लगे, कॉस्ट कम से कम लगे, तो इसमें नेटवर्क एनालिसिस करके एक इंजीनियरिंग कंसेप्ट है। अब इसको बताने के लिए शॉर्ट में बताऊंगा। इसमें मास्टरी इंजीनियर्स का रहता है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे ये ड्रॉ करते हैं, ऐसे ये जो है ना, ये नेटवर्क ऐसे ड्रॉ करते जाते हैं, जिससे पता चलता है कि सबसे कम जो है ये चालू रहता है ऐसे, ये जो है ना ऐसे ऐसे ऐसे, इससे आइडेंटिफाई होता है कि मिनिमम कॉस्ट जो है ऑफ द प्रोजेक्ट और टाइम फ्रेम जो सबसे कम लगेगा। बेसिकली नेटवर्क एनालिसिस, तुम्हारा जो एयरपोर्ट है वो हर बार तो बनना नहीं है, एक बार बनना है, ठीक है ना। तुम बिल्डिंग जो बनाते हो, डैम बनाते हो, शिप बनाते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो नॉन रूटीन और नॉन रिपीटेटिव है, वहां पे ये मेथड बहुत अच्छा काम करता है। तो PERT सिस्टम जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट की बात करता है जिसमें उस प्रोजेक्ट में कम से कम टाइम, कम से कम कॉस्ट में जो नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स यूज होता है, जो कि एक इंजीनियरिंग टेक्निक है, जो कि नॉन रिपीटेटिव है और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम ऐसे जगह पे यूज होता है, ताकि तुम्हारा जो लॉजिस्टिक्स है और जो कॉस्ट है एट योर लेवल मिनिमम हो, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सीपीएम, जिसको क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते हैं। नाउ बहुत इंटरेस्टिंग है क्रिटिकल पाथ मेथड। सबसे पहले तो क्रिटिकल पार्ट मेथड ये 1950s मॉर्गन वॉकर ऑफ ड्यूपॉन्ट, ड्यूपॉन्ट कंपनी बहुत फेमस कंपनी है अमेरिका की। तुम्हारे गाड़ी में जो टेफ्लॉन कोटिंग आता है ना, ये सब ड्यूपॉन्ट कंपनी करता है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। इन लोगों ने बनाया था। अब क्रिटिकल पार्ट मेथड करता क्या है? तुम्हारा एक प्रोजेक्ट है, सीधी बात है, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में अंदर एक्टिविटीज होगा, जैसे तुम्हारा बीबीए है, उसमें एडमिशन होगा, लेक्चर्स होंगे, वाइवा होगा, प्रेजेंटेशन होगा, टेस्ट होगा, इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा, ये सारे एक्टिविटीज मैंने एग्जांपल ले लिए। तो सीपीएम जो क्रिटिकल पार्ट मेथड है, ठीक है ना, पाथ मेथड, तो जितने एक्टिविटीज है एक प्रोजेक्ट में, सारे एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे अलग अलग ब्रेकडाउन करके ये एक्टिविटीज है। हर एक एक्टिविटी को कुछ तो टाइम लगेगा, एडमिशन, ठीक है ना, कॉलेज का एडमिशन,
लेक्चर्स, वाइवा, प्रेजेंटेशन, इंटरनल, एक्सटर्नल, हर एक का टाइम ड्यूरेशन देखा जाता है और हर एक एक एक्टिविटी का दूसरे एक्टिविटी से डिपेंडेंसी कितना है और क्या है वो जाना जाता है। हर एक एक्टिविटी का लॉजिकल एंड पॉइंट और उस एंड पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिलीवरेबल्स देखा जाता है। सो सीपीएम क्या कैलकुलेट करता है, लॉन्गेस्ट पाथ जो है प्लान्ड एक्टिविटीज का वो निकालता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट या एंड ऑफ द प्रोजेक्ट का, ताकि प्रोजेक्ट लंबा ना खिंच जाए। बेसिक उद्देश्य ये है कि जो तुम्हारा प्लान है, जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, या जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में तुम ठीक से प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको सोलर पैनल को टेस्ट करना है, ठीक है ना। इफ अ प्रोजेक्ट इज टेस्टिंग अ सोलर पैनल और टास्क भी रिक्वायर सनराइज, तुमको क्या चाहिए, पहला टास्क है सोलर पैनल, उसका टेस्टिंग। सोलर पैनल तो सनराइज से टेस्ट हो सकता है। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि सोलर पैनल तब तक यूजलेस है जब तक सनराइज होता नहीं है, ठीक है ना। अब डेड टाइम हो जाएगा, रात का समय है तो सोलर पैनल काम नहीं करेगा, जिसको हम फ्लोट बोलते हैं। सो सो सनराइज तक तुमको वेट करना पड़ेगा उस इवेंट के लिए, जो कि सनराइज एक इवेंट है क्रिटिकल पाथ मेथड के लिए। सो कंस्टेंट आ गया, रात का समय कंस्टेंट आ गया कि ये सोलर पैनल को चेक नहीं कर सकते। सो पाथ लंबा हो जाएगा, क्योंकि फ्लोट जो है टाइम फ्रेम, खाली समय जो है पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट को डिले कर देगा। सो क्रिटिकल पाथ मेथड यहाँ पे फ्लोट ढूंढता है अलग अलग, जहां पे टाइम बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। ये एक्चुअली सब टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसको हम क्रिटिकल पाथ ड्रैग बोलते हैं। रात का समय सनराइज तक वेट करो और तुम नोट करते हो कि कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। जिससे उसको कम करने के लिए मैंने तो सोलर पैनल का बोला, जहां पे मुश्किल है वहां पे टाइम कम करना है, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी कि तुम डिपेंडेंट हो ऑन द सनराइज। लेकिन बाकी जगह पे, ठीक है ना, तो तुम्हारे कंपनी के भीतर जो प्रोजेक्ट्स है जिसमें जो फ्लोट है, सिर्फ टोटल फ्लोट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है ना। अभी वो वाली बात है कि एक तुम खाना बना रहे हो, रोटी सब्जी दाल भात, बराबर है। सो तुम नोट करोगे कि दाल चावल 10-15 मिनट लगता है, तुमने दाल चावल को गैस पे रख दिया, वो 10 मिनट अपना काम करता रहेगा, ठीक है ना। तो तब तक तुमने सब्जी काट लिया, ठीक है, इतने में चावल दाल खत्म हो गया। सब्जी को तुमने गैस पे रखा, उसको 10 मिनट लगता है, ठीक है। तब तक तुमने आटा गूंद लिया, तब तक सब्जी शायद हो जाएगा, तब तक तुमने रोटी को गैस में रखा। मतलब शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम तुम ढूंढते हो हर एक एक्टिविटी का, जिससे तुम्हारा जो जो प्रोडक्ट है या जो कंस्ट्रक्शन है वो कम से कम टाइम में हो जाए। तो तुम ड्रैग ढूंढते हो, ड्रैग इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। जहां जहां टाइम वेस्टर्स है, अब हो सकता है तुम सैलड बाद में काटो, अब रोटी बनने के बाद सिर्फ सैलड काट रहे हो, उसके बजाय मे बी तुम सब्जी के लिए जो सैलड काटा है उसमें प्याज डालोगे तो एक्स्ट्रा उस समय काट लो, ताकि एंडिंग का जो ड्रैग है, जो अलग से सैलड काटने का, वो कम हो जाए। ये सब सीपीएम यूज करता है। ये बहुत जबरदस्त लेकिन बहुत इंजीनियरिंग और बहुत डीप और बहुत हार्ड भी कंसेप्ट है, क्योंकि ये खास करके इंजीनियर्स के, और इतने सारे नेटवर्क बनाना पड़ता है इसमें, इतना फ्लोट और वो सब है, ये काफी टेक्निकल है। ये तीनों ना कंसेप्ट बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है और इंजीनियरिंग कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो आई होप तुमको समझ में आया। ये टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल था। तो यहाँ पे अपना ये खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।